फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में इंटरैक्ट करते हैं एक सामान को खरीदने के लिए। अभी तक आपने 3 यूनिट्स पढ़े। सबसे पहले यूनिट में आपने इंट्रोडक्शन चैप्टर की बात करी, दूसरे और तीसरे यूनिट में आपने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की बात करी। उसमें आपने पढ़ा कि कंज्यूमर जो है वो अलग अलग प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, यानी कि डिमांड। ऐसे ही सप्लाई के चैप्टर में आपने पढ़ा कि वो अलग अलग प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है। तो जहां पर ये सामान खरीदा और बेचा जाता है उस जगह को मार्केट बोलते हैं, यानी कि मार्केट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स बोथ। यहां पर ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके एक प्राइस निकालते हैं, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की मार्केट होती है। आपके कोर्स में जो मार्केट का चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर है, इट हैज बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेलर्स। तो आइए चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मैं आपको 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ाऊंगा, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका परफेक्ट कंपटीशन। अब ये परफेक्ट कंपटीशन कैसी मार्केट होती है, ध्यान दीजिएगा। जो भी मैं इसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, ये मार्केट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्योंकि मैं ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं इसे एक अजम्पशन लेकर आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन। तो अब कैसे काम करती है परफेक्ट कंपटीशन, देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। सर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का मतलब इतने सारे बायर्स या फिर इतने सारे सेलर्स कि कोई भी बायर और कोई भी सेलर पूरी मार्केट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा खरीदता या बेचता है। यानी कि इतनी भीड़ है, इतने बायर्स, इतने सेलर्स कि किसी भी बायर के आने या जाने, सिमिलरली किसी भी सेलर के आने या जाने से पूरी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर एग्जांपल बताइए। तो ना अज्यूम कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला था क्योंकि हाइपोथेटिकल मार्केट है, इसलिए मेरे को जो एग्जांपल देना पड़ेगा वो भी एक अजम्पशन बेस्ड एग्जांपल होगा। तो अज्यूम कर लेते हैं देयर इज ओनली डोमिनोज पिज्जा इन द होल वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में सिर्फ डोमिनोज का ही पिज्जा है और कोई पिज्जा बनाने वाला है ही नहीं। अब डोमिनोज काम कैसे करता है? तो डोमिनोज का अब जो काम है वो पिज्जा बनाने का नहीं है। डोमिनोज क्या करता है, अब वो लोगों को पिज्जा बनाना सिखाता है, यानी कि वो फर्म्स को, यानी कि फ्रेंचाइजी बांटता है और उनको बोलता है कि आओ मैं तुम्हें अपना पिज्जा बनाना सिखाता हूं। यही इसका ट्रेड सीक्रेट है और इसके लिए कुछ पैसे चार्ज करता है जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। अब होता यह है कि डोमिनोज शुरू हुआ एक बहुत छोटे से आउटलेट से, फिर क्या हुआ धीरे धीरे करके जब लोगों को उसका पिज्जा पसंद आने लगा तो दूसरे लोगों ने आकर पूछना शुरू करा, यार तुम पिज्जा कैसे बनाते हो? उसने बोला कि मैं बता तो दूंगा बट इसके लिए मैं आपसे 5 करोड़ रुपए लूंगा। आप अगर मेरे को 5 करोड़ रुपए देते हो तो मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं कैसे पिज्जा बनता है। लोगों ने बोला ये लो 5 करोड़ रुपए, हमें बता दो, पिज्जा बनाना सिखा दो अपने जैसा। इसने बोला ठीक है। इसने पिज्जा बनाना सिखाया, उन लोगों ने अपनी एक ब्रांच खोली डोमिनोज के नाम से। जैसे मान लेते हैं कि डोमिनोज में करोल बाग में एक ब्रांच खोल दी, या फिर मान लेते हैं कि लाजपत नगर में एक ब्रांच खोल दी, या मुंबई में एक ब्रांच खोल दी, एंड सो ऑन, ऐसे करके ब्रांचेस खोल ली। अब क्योंकि डोमिनोज ने इन सबको पिज्जा बनाना सिखाया तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। सेलर जो है वो डोमिनोज नहीं है, सेलर है ये फर्म्स, यानी कि पिज्जा बेचने वाले लोग ये फर्म्स हैं। अब हर फर्म्स के पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं पिज्जा खरीदने के लिए। अब कहने का मतलब डोमिनोज की तो पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस होंगी, ऐसे ही खरीदने वाले भी पूरी दुनिया में स्कैटर्ड हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो सेलर एंड बायर जो है वो इतने सारे हैं कि किसी भी बायर या सेलर के आने या जाने से पूरी मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लेते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है राकेश।
इसको ना डॉक्टर ने मना कर दिया कि यार अब तुम ना पिज्जा मत खाना, तुम बहुत पिज्जा खाते हो तो तुम पिज्जा मत खाना अब। तो अब क्या ये वाली जो फर्म है क्या इसके घर पहुंच जाएगी और इसके घर पर आकर बोलेगी यार राकेश ऐसे तो मत करो यार, हमारी तो फर्म डूब जाएगी यार, तुम ही सबसे ज्यादा पिज्जा खाते थे। ऐसा नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी मार्केट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा खरीदता होगा, क्योंकि न्यूमेरस इन्यूमरेबल कंज्यूमर्स हैं। तो इसलिए किसी भी बायर या सेलर के इंडिविजुअल एक्शन से पूरी मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। आगे यहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट? कहने का मतलब यह कि यहां पर जो सामान होता है, जो भी हर कंपनी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो भी सेलर सामान बना रहा है वो एग्जैक्टली सेम है। यानी कि आप किसी भी ब्रांच पर जाओ डोमिनोज की, वहां पर एक सर्टेन टाइप का पिज्जा ऑर्डर करो, जैसे आप गए, आपने बोला कि मेरे को ना फार्म हाउस पिज्जा खाना है, और दूसरी ब्रांच पर जाकर बोलोगे कि मेरे को फार्म हाउस पिज्जा खाना है, तो उनका प्रोडक्ट विल बी एक्चुअली सेम। इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस ऑफ साइज, टेस्ट, कलर, पैकेजिंग, सब सेम है, टॉपिंग्स तक सेम है, जिसकी वजह से बायर्स जो हैं एक फर्म और दूसरी फर्म के प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते। उनके लिए दोनों फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अब इसकी इंप्लीकेशन ये होती है, क्योंकि अगर फर्म मतलब कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट पहली फर्म का, प्रोडक्ट दूसरी फर्म का एग्जैक्टली सेम है, तो उसके लिए तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए। भाई उसे ये खिला दो या उसे ये खिला दो, उसे मिलने वाली यूटिलिटी तो सेम है। अब क्योंकि यूटिलिटी सेम है तो उनके लिए प्राइस भी सेम देना चाहेगा। सर मतलब अगर वो इस पिज्जा के लिए, इस फर्म के पिज्जा के लिए 100 रुपए देना चाहता है, तो इस फर्म के पिज्जा के लिए भी 100 रुपए ही देना चाहेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसकी इंप्लीकेशन ये होती है कि यहां पर फर्म्स को प्राइस सेम चार्ज करना पड़ेगा। सेम प्राइस चार्ज करने का एक और कारण होता है। ठीक है सर, वो क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं, यूनिफॉर्म प्राइस। अब ये यूनिफॉर्म प्राइस क्यों रखा जाता है? तो यूनिफॉर्म प्राइस इसीलिए रखा जाता है, एक कारण तो ये हो गया कि कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे नहीं करेगा। जब भाई आपका प्रोडक्ट सेम है तो वो अलग प्राइस क्यों पे करे? सिमिलरली एक और कारण होता है। सर वो क्या कारण होता है? यहां पर जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है ना, प्राइस फर्म्स डिसाइड नहीं करती, फर्म्स डिसाइड नहीं करेंगी प्राइस, प्राइस डिसाइड करेगा डोमिनोज, यानी कि इंडस्ट्री डिसाइड करेगी। क्योंकि अगर फर्म्स डिसाइड करने लगी तो वो तो अलग अलग प्राइसेस डिसाइड कर लेंगी, कोई कहां खुली हुई है, कोई कहां खुली हुई है, कोई ब्रांच कहां पर है, कोई ब्रांच कहां पर है। अब डोमिनोज कहता है यार जब तुम्हारा प्रोडक्ट सेम है और अगर तुमने अलग अलग प्राइस करा, तो जिसका प्राइस सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा भीड़ उसके पास होगी, और जिसका प्राइस ज्यादा होगा उसके पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार वही पिज्जा सस्ते में एक और ब्रांच दे रही है, वहां चलो ना, यहां क्यों जाना। इस वजह से इनका जो प्राइस है वो डोमिनोज सेट करता है, यानी कि इंडस्ट्री सेट करती है। तो इसी को बोलते हैं कि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इसमें होता क्या है मैं आपको ये बताता हूं। तो इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री और फर्म, इंडस्ट्री ना पूरी मार्केट का सर्वे करवाती है, सर्वे करवाकर एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकलवाती है। सर कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं। प्राइस 1 पर डिमांड है 100 की और सप्लाई है 60 की, इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। 2 रुपए पर है 90। अब आपको पता है ना, जब प्राइस इंक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, सिमिलरली प्राइस इंक्रीजेस तो प्रोड्यूसर के मन में लालच आ जाता है, वो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देता है। ऐसे ही यहां पर 70 और यहां पर 90, ऐसे ही यहां पर 60 और यहां पर 100। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि इक्विलिब्रियम यहां पर हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्री ने पूरी मार्केट का सर्वे करवाया है। इंडस्ट्री ने सब जगह पता लगवाया कि अलग अलग प्राइजेस पर कितनी कितनी डिमांड है और अलग अलग प्राइजेस पर कितनी कितनी सप्लाई है। इससे पता लगा कि 3 रुपीज एक ऐसा प्राइस है जिसको अगर रखा जाए तो इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाएगा। सर इक्विलिब्रियम का मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, ना तो एक्सेस डिमांड होगी ना ही एक्सेस सप्लाई होगी। हमारी माइक्रो मेनली बनी तो इसलिए थी ये निकालने के लिए कि एक ऐसा प्राइस निकाला जाए जिसमें ना तो कंज्यूमर को नुकसान हो और ना ही हमारे प्रोड्यूसर को नुकसान हो। हमें सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है, और सोसाइटी का वेलफेयर कब मैक्सिमाइज होगा? जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों खुश होंगे। एक ऐसा प्राइस निकालो जिस पर दोनों अग्री कर जाएं। ठीक है, तो अब फर्म को प्राइस दिया गया 3 रुपीज कि सर अब आपको 3 रुपीज ही चार्ज करना है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम।
क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से डिसाइड करो, आपको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, जितना बेचना उतना बेचो, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब फर्म ने बोला अच्छा, यानी कि मेरे को 3 रुपए प्राइस रखना है, और अगर मैं 1 यूनिट बेचूं तो मैं 3 रुपए कमाऊंगी, 2 यूनिट पर 6। पता है ना, रेवेन्यू के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टीआर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ऐसे कर करके ये टीआर निकल आया। आगे बात रही एआर की, एआर इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। रेवेन्यू का चैप्टर याद करो, मैंने आपको बताया था एआर जो होता है वो हमेशा 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 प्राइस के बराबर होता है। और आगे एमआर, एमआर जो होता है वो टीआर का डिफरेंस होता है। तो 3, क्योंकि इससे पहले ये वाले यूनिट से पहले कुछ भी नहीं बेचा था तो 0 रेवेन्यू आ रहा होगा। अब 3 रुपए आ रहा है तो डिफरेंस आ गया 3। अब 6 आ रहा है तो भी डिफरेंस 3। अब 9 आ रहा है डिफरेंस 3। अब 12 आ रहा है डिफरेंस 3। अब 15 आ रहा है डिफरेंस 3। तो ऐसे कर करके यही प्राइस जो है आगे फर्म्स को एक्सेप्ट करना होता है। फर्म्स खुद से प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, अपना प्राइस सेट नहीं कर सकती। तो डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है वो डिमांड पता लगाती है अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी क्वांटिटीज, सिमिलरली वो सप्लाई पता लगाती है अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी क्वांटिटीज। इससे निकल कर आता है कि इक्विलिब्रियम कितनी क्वांटिटी पर होगा। तो सपोज 3 रुपीज पर इक्विलिब्रियम हो गया, यही प्राइस आगे हमारी फर्म्स को बोल दिया जाता है। तो ना ही इससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती हैं फर्म्स अपनी मर्जी से, और ना ही इससे कम प्राइस चार्ज कर सकती हैं, और इससे कम प्राइस वो चार्ज करना भी नहीं चाहेंगी। तो यहां अगर फर्म का मैं ये देखूं, डिमांड कर्व देखूं, इसे प्राइस कर्व भी बोलते हैं और इसी को डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो ये जो डिमांड कर्व है ये परफेक्टली इलास्टिक है। सर व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये कि प्राइस सेम रहेगा 3 रुपीज, चाहे आप क्वांटिटी ज्यादा बेचो चाहे आप क्वांटिटी कम। मतलब 3 रुपीज पे चाहे आप 100 यूनिट बेचो, चाहे 200 यूनिट बेचो, चाहे 50 यूनिट बेचो, क्वांटिटी डोमिनोज ने बोला कि फर्म्स आप डिसाइड कर सकते हो, बट प्राइस सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, जिसकी वजह से इनका जो प्राइस रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है। साथ साथ इनका जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब होता क्या है, 5th पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट का मतलब ये होता है कि यहां पर सारे बायर्स और सारे सेलर्स को ना सब कुछ पता होता है कि मार्केट जो है वो क्या प्राइस चार्ज कर रही है। अब अगर सपोज कि यहां पर एक पर्सन जा रहा है, ठीक है, इसका नाम है मान लेते कार्तिक। अब कार्तिक एक पिज्जा खाने के लिए गया, कार्तिक को पिज्जा यहां पर पता है 500 रुपीज का मिलता है। एक दिन हुआ ये कि वो ना कहीं घूमने गया हुआ था तो यहां पर चले गया। यहां पर जब इसने वही पिज्जा ऑर्डर करा तो वहां के पर्सन ने बोला 600 रुपीज। कार्तिक ने बोला ओ हेलो भैया सुनो, मैं खाता हूं ये पिज्जा, मेरे को पता है ये 500 रुपए का मिलता है, 600 का नहीं मिलता है, आप मेरे को पागल बना रहे हो। तो कोई भी इस फर्म से वो पिज्जा नहीं खाएगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये पिज्जा जो है वो 500 रुपीज कॉस्ट करता है। सिमिलरली एक दिन कार्तिक यहां पर चले गया और कार्तिक ने जाकर बोला कि भैया जो मैं फार्म हाउस पिज्जा खाता हूं ना वो तो मेरे को 400 का मिलता है। अब यहां पर सेलर बोलेगा कि भैया मेरे साथ चालाकी मत करो, मेरे को भी पता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो होगा ये कि ना तो कोई बायर महंगे में खरीदना चाहेगा और ना ही कोई सेलर सस्ते में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेगा। तो यहां पर परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट होती है कि कितने प्राइस पर कमोडिटी बिक रही है या कितने प्राइस पर कमोडिटी खरीदी जा रही है, सबको पता होगा, सब कुछ पता होगा। सिमिलरली यहां पर जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे उन्हें इनपुट्स के बारे में भी पूरी नॉलेज होगी। सर इनपुट्स के बारे में मतलब यानी कि जो फर्म्स है इनको भी पता होगा कि पीछे से जैसे मैदा खरीदते हैं या चीज खरीदते हैं वो कितने का मिल रहा है, इनको सब पता होगा इसके बारे में। कोई भी फर्म ना तो इसे महंगे में खरीदना चाहेगी और जो इसका सेलर है वो सस्ते में नहीं बेचना चाहेगा। तो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट है, सबको पता है कि मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। अब क्या होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, आपको समझाता हूं। देखो प्रोड्यूसर ना प्रॉफिट कमाने के लिए आता है मार्केट में, ठीक है। अब प्रॉफिट ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ये मैंने आपको कॉस्ट में भी बताया था थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में भी बताया था। और एक होता है अबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ना कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। और अबनॉर्मल प्रॉफिट ओवर एंड अबव दी कॉस्ट होता है।
ओवर एंड अबव द कॉस्ट। अच्छा सर ये क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले चैप्टर्स में हमने टीआर निकाला, हमने टीसी निकाला। सपोज टीआर 20 था, टीसी 18 था, तो जो हमारा अबनॉर्मल प्रॉफिट है वो 2 रुपीज है। कितने रुपीज है? 2 रुपीज। हो सकता है प्रोड्यूसर ने इसमें भी कुछ पैसे ऑलरेडी लगा रखे हो, मान लेते 3 रुपए, इसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, इसको प्रोड्यूसर रिवील नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कभी कभार हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और उसकी दुकान पर गए तो सामान खरीद लेते हैं, तो हो सकता है कि वो हमसे 2 रुपए चार्ज ना करे, मतलब ओवर एंड अबव जो बाकी लोगों से वो प्रॉफिट कमाता है वो ना कमाए, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट वो हमसे जरूर अर्न करेगा, हमेशा अर्न करेगा। उस सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। वो आपको बोलेगा कि देखो यार मैंने तो ना कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिया तुम्हें, तो नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाता है कॉस्ट में, हमेशा इंक्लूड किया जाता है। ठीक है सर, तो अब ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट का चक्कर क्या है सर, बताना जरा। अब क्या होता है कि अगर प्रोड्यूसर्स को दिख रहा है कि किसी फॉर्म में अब नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब किसी सेक्टर में जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट है। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ना आज से 15-20 साल पहले लोगों को लगा यार प्रॉपर्टी में तो बहुत पैसा है, तो हुआ ये कि सब लोगों ने प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दिया। अब था क्या? अब नॉर्मल प्रॉफिट था। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अब क्योंकि सब लोग वही काम करना शुरू कर देंगे तो जो प्रॉफिट है वो तो कम हो जाएगा ना। अब पहले वो प्रॉफिट 10 लोगों में बढ़ता था, अब वो प्रॉफिट 100 या 500 लोगों में बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ वो प्रॉफिट कम हो गया। डायग्रामेटिकली दिखाता हूं आपको कि अभी क्या हो रहा था। इंडस्ट्री ने एक प्राइस सेट करा जो फ्री मार्केट प्राइस था। मान लेते हैं कि किसी कमोडिटी का जो फ्री मार्केट प्राइस था वो था 100। ठीक है, तो 100 रुपए पर सामान बिक रहा था, बट एक्चुअल में जो प्राइस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 50 रुपीज। तो लोगों ने देखा ओबे सही है यार, 50 वाली चीज को 100 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 50 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। अब क्या होगा कि नए नए लोग आएंगे और इस इंडस्ट्री में घुसते रहेंगे। जैसे ही नए लोग आते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज। जैसे ही नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इंक्रीज होंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो यहां मीट करेगा। अब देखो मार्केट में प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई है क्योंकि लोग आ गए हैं बहुत ज्यादा। पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब नया इक्विलिब्रियम ये है। अब सारी फर्म्स को कितने रुपए चार्ज करने पड़ेंगे? 50 रुपीज। तो देखो जो अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, ये 50 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, कंपटीशन बढ़ने की वजह से खत्म हो गया। अरे यही तो हुआ जियो के आने से। जियो के आने से पहले सारी कंपनीज जो है वो 298 रुपीज का एक रिचार्ज करती थी 3G डेटा का 1 GB। बट जियो आया, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़े, जैसे नंबर ऑफ सेलर्स बढ़े सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने की वजह से कंपटीशन बढ़ा और प्राइसेस नीचे आने शुरू हो गए। तो वो जो अब नॉर्मल प्रॉफिट था गायब हो गया। ऐसे ही एग्जिट के केस में होता है। सर एग्जिट के केस में क्या होगा? एग्जिट के केस में लोग जाना शुरू कर देते हैं। सर एग्जांपल बताओ। मान लेते हैं कि एक चीज का जो नॉर्मल प्राइस है वो होना चाहिए था 50, बट अभी वो चीज जो है वो सिर्फ 20 रुपीज की बिक रही है, तो लोगों को कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 30 रुपीज का। कितने का लॉस हो रहा है बेटा? 30 का। मतलब नॉर्मली कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 50, मिल कितने रहे हैं? 20। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही इतना बढ़ गया। तो हर फर्म पहले कमोडिटी को 50 रुपए में बेच रही थी। अब यार हर कोई तो नुकसान में काम करेगा नहीं, क्योंकि हर कोई अभी नुकसान में काम करेगा नहीं, तो कुछ लोग मार्केट से विदा ले लेंगे और अपने घर चले जाएंगे या दुकानें बंद कर देंगे कि भैया हमें ये काम नहीं करना है। जिसकी वजह से होगा क्या? कंपटीशन कम हो जाएगा। आपको ऑब्वियसली पता है ना, अगर मार्केट में 10 दुकानें 8 बंद हो गई तो कंपटीशन कम हो गया। पहले 10 का आपस में कंपटीशन था, अब सिर्फ 2 का कंपटीशन है, जिसकी वजह से अब वो प्राइसेस बढ़ा सकते हैं और मार्केट दोबारा 50 रुपीज पर आ जाएगी। तो होता यह है कि एंट्री के टाइम नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते हैं, एग्जिट के टाइम नंबर ऑफ सेलर्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ने का मतलब कंपटीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से प्राइस कम होता है। एग्जिट के टाइम कंपटीशन कम होता है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। तो एंट्री कब होगी? जब फर्म्स को हो रहा होगा अब नॉर्मल प्रॉफिट, जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट। और एग्जिट कब होगा? जब फर्म्स को हो रहा होगा लॉस, यानी कि वो अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो होने शुरू हो जाएगा इनको लॉस। तो आई होप ये परफेक्ट कंपटीशन वाली बात आपको समझ आई होगी
यहां पर फर्म्स आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी फर्म क्या कर रही है। ठीक है सर। इसके बाद आते हैं मोनोपोली की तरफ। सर ये मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली बेटा एक ऐसी मार्केट होती है जहां सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, यानी कि सेलर एक और खरीदने वाले अनेक। तो यहां पर आपकी टीचर ने आपको एग्जांपल दिया होगा इंडियन रेलवेज का। ठीक है सर। अब इंडियन रेलवेज एकमात्र ऐसी सर्विस है जो कि इंडिया में रेल की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ध्यान रखिएगा, जब अगर हम यूएस की बात करते हैं या किसी और कंट्री की बात करते हैं तो वहां पर ट्रेन्स भी अलग अलग कंपनी की चलती हैं। जैसे हमारे यहाँ प्लेन्स अलग अलग कंपनी के चलते हैं, वहां ट्रेन्स अलग अलग कंपनी की चलती हैं। बट इंडिया में ट्रेन सिर्फ एक ही कंपनी की चलती है, कंपनी का नाम है इंडियन रेलवेज। तो यहां पर सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर सिर्फ एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है जो कि ये काम कर रही है और खरीदने वाले बेशुमार है। अब मार्केट में चलेगी किसकी? मार्केट में सेलर ऐसे कॉलर ऊपर करके चलेगा, वो इसीलिए क्योंकि उसे पता है कि और कोई इस प्रोडक्ट को नहीं बनाता है, तो वो पूरी मार्केट को अपने इंडिविजुअल एक्शन से इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट क्या बायर कर पाएगा? द आंसर इज नो। बायर अब मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपने इंडिविजुअल एक्शन से। ठीक है सर। दूसरा कि यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। सर क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब कि वैसे प्रोडक्ट से मिलता जुलता और कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर अगर मान लेते हैं कि मेरे को दिल्ली से बॉम्बे जाना है, ट्रेन से ना जाके मैं प्लेन से चले जाऊं, तो बेटा प्लेन और ट्रेन आपस में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट थोड़ी है। वो हवाई जहाज से जा रहे हो 2 घंटे में पहुंच रहे हो, यहां पर आप ट्रेन से जा रहे हो 10, 12, 15 घंटे में पहुंच रहे हो। ट्रेन के सफर का मजा अलग है, एयरप्लेन के सफर की मजा अलग है। तो इस वजह से आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि कैंसर एक बीमारी की मेडिसिन बनाती हैं 3 कंपनी, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। कंपनी ए की मेडिसिन जो है वो 95% इफेक्टिवली कैंसर को ट्रीट कर देती है। कंपनी बी की जो मेडिसिन है वो 50% इफेक्टिव है। सिमिलरली कंपनी सी की जो मेडिसिन है वो 30% इफेक्टिव है। तो बताना, अगर एक पेशेंट होगा क्या वो ए की जगह बी यूज करेगा? द आंसर इज नो। या ए की जगह सी यूज करेगा? द आंसर इज नो। वो क्या यूज करेगा? ए। क्या मैं बोल सकता हूं कि कंपनी ए के प्रोडक्ट की मोनोपोली है? द आंसर इज यस। सर मोनोपोली कैसे हुई? सिंगल सेलर थोड़ी है, यहां तो एक से ज्यादा सेलर है। बेटा यहां पर ये नहीं लिखा नो सब्स्टिट्यूट, यहां लिखा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उससे मिलता जुलता और कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओ अच्छा सर, अच्छा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब वैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, उसका सिर्फ एक ही सेलर है। यानी कि अगर मोस्ट इफेक्टिव कैंसर मेडिसिन ढूंढनी हो तो एक ही कंपनी बनाती है जी, कंपनी ए। आगे बैरियर्स टू एंट्री की बात करते हैं। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब यह होता है कि मोनोपोली मार्केट में और कोई फर्म एंटर नहीं कर सकती। सर क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स लगाए जाते हैं। सर ये बैरियर्स कौन से होते हैं? एक होता है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब ये होता है कि सरकार, आपने जैसे कोई एक नई चीज बना दी, आपने एक नए टाइप का ड्रोन बना दिया जो कि एरिया को सैनिटाइज करता है, तो आपने क्योंकि इतना दिमाग लगाया तो सरकार आपको ना एक्सक्लूसिव राइट दे देती है कि सिर्फ आप ही वो चीज प्रोड्यूस करोगे अगले 5 साल तक के लिए। क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी, दिमाग लगाया, पूरे दिन सोचते रहे, नए नए फॉर्मूलाज निकाले, आपने कैलकुलेशंस करी, तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए आपको एक मोनोपोली राइट दिया जाता है कि सिर्फ आप ही उस चीज को प्रोड्यूस कर सकते हो अगले 5 साल के लिए। इसे पेटेंट राइट बोलते हैं। ऐसे ही कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक किताब लिखी और एक पब्लिशर ने बोला कि सर मैं आपकी किताब छापकर बेच लूं। मैंने कहा बिल्कुल बेच लो। जैसे मान लेते हैं कि मैं प्रतीक, मैंने किसी एक पब्लिशर, मान लेते हैं कि गीता पब्लिकेशंस को मैंने बोला कि यार ये मेरी किताब है। गीता पब्लिकेशंस ने बोला ठीक है जी, हम आपकी किताब बेचेंगे। मैंने कहा ओके। पर गीता पब्लिकेशन ने बोला सर ध्यान रखना ये राइट किसी और को मत देना। मैंने कहा कौन सा राइट? कह रहा है सर कॉपीराइट। मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहा है सर मैंने आपकी किताब ली, कॉपी करी और उसकी जो कॉपीज है वो बेचनी शुरू करी, तो आपने मेरे को राइट दिया, मैं आपको पैसे दूंगा, 20, 30, 50 लाख रुपए जो भी मांगोगे पैसे दूंगा, बट ये राइट आप किसी को नहीं दोगे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो गीता पब्लिकेशंस के पास एक मोनोपोली राइट आ गया मेरी किताब को बेचने का। ठीक है, आगे रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? बताता हूं बेटा। जैसे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो सारी गवर्नमेंट के होते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गवर्नमेंट के हैं।
मान लेते हैं कि एक प्राइवेट पर्सन ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लिया, अब उसके लिए न्यूक्लियर रॉ मटेरियल चाहिए होगा, यूरेनियम चाहिए होगा बिजली बनाने के लिए। वो कहां से आएगा जी? उसकी माइनिंग भी सरकार करती है। क्या सरकार से मांगने जाओगे वो आपको न्यूक्लियर रॉ मटेरियल दे देगी कि लो बेटा ले जाओ? नहीं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है ये कितना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए सरकार ये हर किसी को प्रोवाइड नहीं करवाती। तो आपने अगर पावर प्लांट बना भी लिया ना, वैसे तो बना नहीं सकते, अलाउड नहीं है, बट अगर बना भी लिया तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई आपको नहीं मिलेगी। इसकी सप्लाई सर किसको मिलेगी? ओनली गवर्नमेंट के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मिलेगी। तो एक तरीके से मोनोपोली होगी, बैरियर हो गया कि आप इसमें घुस नहीं सकते। एक और बैरियर होता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। सर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट का मतलब कि कभी कभार किसी काम के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और हो सकता है कि सरकार वो एक से ज्यादा पर्सन को लाइसेंस ही ना दे। तो क्योंकि सरकार एक से ज्यादा पर्सन को लाइसेंस ही नहीं देगी तो उस मार्केट में अगर एक ही सेलर हुआ तो वो मोनोपोली होगी। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं या किसी भी स्टेट की बात करूं तो वहां पर बिजली बांटने के लिए ज्यादातर एक ही कंपनी होती है एक एरिया में। जैसे मैं साउथ दिल्ली में रहता हूं तो यहां पर BSES नाम की एक कंपनी है, सिर्फ वही बिजली बांट सकती है और कोई कंपनी बिजली नहीं बांट सकती साउथ दिल्ली में। तो उसके पास एक लाइसेंस है बिजली बांटने का, तो उसके पास एक मोनोपोली राइट है। ऐसे ही कभी कभार ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है। सर ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का मतलब कि कभी कभार किसी काम में इतना पैसा चाहिए होता है, इतना पैसा चाहिए होता है कि हर बंदे की बस की बात नहीं है। तो अगर किसी के पास बहुत 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 सारा पैसा है तो उसके बिजनेस में कोई और इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। जैसे इंडियन रेलवेज की टक्कर आज भी कोई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इंडियन रेलवेज में लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है सरकार का और इतना पैसा किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बैरियर्स टू एंट्री बताए यही सेम हमारे ओलिगोपोली में भी आएंगे, एग्जैक्टली सेम रहते हैं, तो उसको मैं वहां पर स्किप कर दूंगा। आगे आइए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। जैसे रेलवेज करता है, रेलवेज कहता है कि बच्चों की टिकट आधी लगेगी, यंग लोगों की टिकट आधी लगेगी, पर बुजुर्गों की टिकट भी हम आधी कर देंगे। ये कंज्यूमर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। एग्जांपल देता हूं, एक होता है कंज्यूमर बेस्ड और एग्जांपल देता हूं। जैसे हम लोग कभी म्यूजियम में जाते हैं या फिर किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं तो वहां पर ना टिकट के प्राइसेस होते हैं, उसमें लिखा होता है कि इंडियंस के लिए इट इज फॉर 10 रुपीज एंड इफ यू आर अ फॉरेन सिटीजन तो आपके लिए 400, 500 या 300 या 100 रुपीज कुछ ऐसा प्राइस चार्ज किया जाता है। ऐसे ही टाइम बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। सर टाइम बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? जैसे कि आप पीवीआर पर मूवी देखने गए, सुबह का शो देखा 9 बजे का, सस्ता था, बट ये अगर रात को 7-8 बजे का शो देखोगे तो थोड़ा सा महंगा होगा। ये टाइम बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे एरिया बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। सर एग्जांपल, यूएस में आईफोन का प्राइस कुछ और, इंडिया में आईफोन का प्राइस कुछ और। सिमिलरली जब आप छुट्टियों पे जाते हैं तो सीजन के टाइम पर जो होटल्स होते हैं वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, बट ऑफ सीजन में वही होटल्स अपने प्राइसेस को डिक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। मोनोपोली ये इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अकेला सेलर है, तो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है कि किससे मेरे को कितना प्राइस चार्ज करना है। जैसे कि मान लेते हैं इलाके में एक डॉक्टर है और बहुत इफेक्टिव डॉक्टर है, उसकी टक्कर का कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो वो रिच पेशेंट से ज्यादा पैसे ले लेता है और पुअर पेशेंट से कम पैसे ले लेता है, बट कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टक्कर का कोई डॉक्टर ही नहीं है। कोई अपनी जान से थोड़ी खेलेगा। नॉमिनल सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब बेटा होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। क्या मतलब होता है मेरे बेटे? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। यहां पर अब ये अकेला सेलर है, सब लोग जानते हैं इसको, क्या इसे एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, क्योंकि इसे सब लोग जानते हैं, इसे अलग से एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट दे देता होगा, जैसे डॉक्टर की मैंने बात करी तो एडवर्टीजमेंट दे देता होगा कि अब मेरे जो टाइमिंग्स है वो चेंज हो गए या मैंने फीस बढ़ा दी है, या फिर अब जब भी आओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आओ, ऐसे सीधा मुंह उठाकर मत आ जाना। तो ये नॉमिनल सी सेलिंग कॉस्ट लगती है। कभी कभार तो वो भी पे नहीं करनी पड़ती क्योंकि सब लोग आपको जानते हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जाना है तो कोई मेरे से ये थोड़ी पूछेगा कौन सी ट्रेन से जाओगे? भाई इंडियन रेलवे की ट्रेन से जाना। ओ भैया है ही एक, पूछने की जरूरत ही नहीं है। आगे, यहां जो डिमांड कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी के चैप्टर में याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो हाईली इलास्टिक है, और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो लेस इलास्टिक है। सर ये हाईली इलास्टिक लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है? हाईली इलास्टिक मतलब क्वांटिटी कैन चेंज, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है,
लेस इलास्टिक का मतलब क्वांटिटी कैन नॉट चेंज, क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। तो यहां पर जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसे बनता है बेटा, जरा ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये तो वैसे मैंने एमआर कर्व बनाया आपके लिए, मैं डिमांड कर्व बनाता हूं, कुछ ऐसा बनता है। सर ऐसा बनने का मतलब थोड़ा सा समझाना। हाँ बेटा समझिए कि अगर मोनोपोली है वो अपना प्राइस बहुत ज्यादा कम भी कर देती है तो क्वांटिटी में कोई मेजर इंक्रीज नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत इंक्रीज आएगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। सर क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये बढ़ा भी देती, सपोज प्राइस बढ़ा भी देती, तो क्वांटिटी में फॉल भी ज्यादा नहीं आता, थोड़ा सा ही आता। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि पानी, वाटर के प्राइसेस अगर बहुत कम हो जाते हैं तो क्या पूरे दिन नहाते रहोगे क्या, या बहुत सारा पानी पीते रहोगे? सिमिलरली उल्टा अगर देखें कि वाटर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो क्या पानी पीना बंद कर दोगे क्या? कोई करवा चौथ का व्रत रख लिया तुमने? नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम फर्क पड़ेगा। इसीलिए वाटर की अगर कंपनी है कोई जो पानी, जैसे दिल्ली में एक है कंपनी है जो कि पानी, दिल्ली जल बोर्ड बोलते हैं हम उसे, तो जहां से पानी आता है हमारे घर पे, तो अगर वो बहुत ज्यादा पैसे लेंगे, बहुत कम पैसे लेंगे, तो भी पानी की डिमांड में चेंज नहीं आएगा। जितना पीना है उतना पीना है, जितने पर्सनल यूजेस के लिए चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। वेस्टेज अवॉइड कर सकते हैं, बाकी जो नेसेसिटी है उसके लिए अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ जो डिमांड कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है। सर लेस इलास्टिक होने का मतलब क्या? सबसे पहली चीज तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सर व्हाट डू यू मीन बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग? तो बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मतलब होता है कि इफ द कंपनी वांट्स टू सेल मोर, क्वांटिटी ज्यादा बेचनी है तो इट हैज टू रिड्यूस द प्राइस। यानी कि अगर इंडियन रेलवे चाहती है कि ज्यादा लोग सफर करें मेरी ट्रेन से तो उसे अपने दाम कम करने पड़ेंगे। बट लेस इलास्टिक होने का मतलब यह है कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी में लेस चेंज आएगा। सर लेस चेंज क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, चाहे वो महंगा करे तब भी लोग जाएंगे, चाहे वो सस्ता करे तब भी लोग जाएंगे। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी और चीज को यूज करने का। इसी वजह से जब सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ऑप्शन नहीं होते, डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हो सकती। लास्ट पॉइंट में लिखा है नो इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि कोई और है ही नहीं कंपनी तो किस पर डिपेंड करेगी, किसी पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है। आगे चलते हैं, अब आगे आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई परफेक्ट कंपटीशन, अगली पढ़ाई मोनोपोली, अब पढ़ा रहा हूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कुछ मोनोपोली वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं, कंपटीशन के वर्ड्स भी यूज हो रहे हैं। पर सर एक बात बताओ, मोनोपोली और कंपटीशन हाउ कैन दे गो हैंड इन हैंड? मोनोपोली अलग चीज होती है, कंपटीशन अलग चीज होता है। तो आइए जरा इसके नाम का रहस्य समझाता हूं आपको कि नाम क्या है इसका। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि यहां पर हर कंपनी की अपने प्रोडक्ट को लेकर एक मोनोपोली है, बट साथ साथ दूसरों के साथ कंपटीशन भी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कि आपके घर ना आपका कजन आया, किसी और स्टेट से आया, सपोज आप दिल्ली में रहते हो, वो आपके यहां पर आया, वो मध्य प्रदेश में रहता है। अब आपने उसे शाम को बोला घूमने चलेगा, उसने बोला चल। जैसे आप लोग बाहर गए तो आपने उससे पूछा खाएगा कुछ, उसने बोला हाँ खाऊंगा। आपने अगला क्वेश्चन पूछा क्या, उसने बोला तू चलना देख लेंगे जाकर। आपने बोला नहीं नहीं मेरे को बता क्या खाएगा, उसने बोला भाई चल तो सही देख लेंगे वहां जाकर। आपने बोला भाई सुन, हमारे यहाँ ना बहुत अलग अलग टाइप की चीजें मिलती हैं, अब हम लोग यहां खड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब अगर तू बोलेगा कि तेरे को बटर चिकन खाना है तो मैं यहां की तरफ चल लूंगा, पर अगर तू बोलता है कि तेरे को मोमोज खाने हैं फिर हमें किसी और रेस्टोरेंट पर जाना पड़ेगा। अगर तू बोलता है कि तुझे चाप खानी है तो मैं कहीं और ले चलूंगा। अगर तेरे को बर्गर खाना है तो मैं यहां लेकर चल सकता हूं, और अगर तेरे को शेक पीनी है तो मैं किसी और जगह लेकर चल सकता हूं। ऐसे करके मेरे पास 5 अलग अलग जगह हैं, और पांचों जगहें जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर है। तो तू मेरे को बता दे तेरे को क्या खाना है। अब आपके ब्रदर ने बोला, आपके कजन ने बोला कि यार एक बात बता, जैसे यहाँ मोमोज अगर मिलते हैं तो यहाँ क्या बटर चिकन नहीं मिलता या चाप नहीं मिलती? आपने बोला यार मिलती तो है, बट जो बढ़िया बटर चिकन है ना वो प्लेस ए का है। आपने फिर आपके कजन ने पूछा कि ए प्लेस पर क्या मोमोज नहीं मिलते? कह रहा मोमोज मिलते तो हैं बट मजेदारी वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर हर कंपनी की अपने प्रोडक्ट को लेकर मोनोपोली हो गई, यानी कि इन 5 रेस्टोरेंट में से मोमोज सबसे बढ़िया इसके हैं, बी के। ऐसे ही अगर बटर चिकन खाना है तो ए से बढ़िया बटर चिकन इन 5 में से कोई नहीं बनाता।
और अगर आपको शेक पीना है, ई से बढ़िया शेक कहीं मिलता ही नहीं है, तो ई पर चलेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर हर कंपनी के अपने प्रोडक्ट को लेकर मोनोपोली हो गई, साथ साथ दूसरों के साथ कंपटीशन भी हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह पर वो चीज उपलब्ध नहीं है बट वैसी नहीं है जैसी वहां पर मिलती है, यानी कि हमारे पास मिलती है। ओ तो सर यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा ये कि बटर चिकन के जितने भी कंज्यूमर्स होंगे उन पर कंट्रोल किसका होगा? ए का। मोमोज पर कंट्रोल होगा बी का, चाप पर कंट्रोल होगा सी का, एंड सो ऑन। तो यहां पर हर कंपनी की एक लॉयल कस्टमर पेट्रनेज है जो कि उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि जी हम आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसे ही मोबाइल फोन कंपनीज के साथ होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ना एप्पल फैंस होते हैं, वो कहते हैं यार एप्पल के अलावा फोन लिया तो क्या लिया, हम तो सिर्फ एप्पल का ही फोन लेंगे। कुछ लोग सैमसंग का ही फोन खरीदते हैं, वो बोलते हैं कि यार सैमसंग से बढ़िया और कोई फोन बनाता ही नहीं है। तो इन दोनों कंपनी को अगर देखा जाए, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, कोई वन प्लस हो गई, ऐसे ही वीवो हो गई, ओप्पो हो गई एंड सो ऑन, अलग अलग कंपनीज है। तो देखो एप्पल में और सैमसंग में काफी फीचर्स मिलते जुलते होंगे बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो कि एप्पल और सैमसंग को डिफरेंशिएट करता है। यही इनकी पेट्रनेज का कारण होता है, यही इनकी लॉयल्टी का कारण होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका जो बटर चिकन है वो मीठा नहीं होता, स्पाइसी बटर चिकन बनाता है, और ये सब लोग मीठा बटर चिकन बनाते हैं, तो ये इसको एक एडेड एडवांटेज देता है, ये इसके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म्स। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां मेनी सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। बायर्स तो पूरी मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर सकते। जैसे सपोज कि अगर एक बायर ने अगर बोला ए के रेस्टोरेंट के सामने जा तुझसे बटर चिकन नहीं खाऊंगा, तो ए का मालिक बोलेगा जा यार जहां से खाना है ना वहां से खा ले, तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरे को पता है मेरे पास लोगों ने आना ही आना है क्योंकि मेरे ऐसा बटर चिकन और कोई बना नहीं सकता। ठीक है जी। तो यहां पर ना सेलर की चलती है, सेलर का कुछ कंट्रोल होता है मार्केट पर बट बायर का कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि बहुत सारे बायर है, रोज आते हैं, तो कोई अगर एक नहीं भी आया फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्लोजली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, यहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लोजली डिफरेंशिएटेड होते हैं। यार इसके बटर चिकन में ना स्पाइसेस है, इसके बटर चिकन स्पाइसेस नहीं है सब कुछ सेम, ग्रेवी लगभग सेम है, जो चिकन के पीसेस है वो सेम है। जैसे मोमोज की अगर मैं बात करूं, यार इसकी चटनी ना थोड़ी ज्यादा स्पाइसी बढ़िया लगती है, इसकी बेकार है, इसकी नहीं खानी। तो ना थोड़ा बहुत फर्क होता है क्योंकि यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इस वजह से यहां जो डिमांड कर रहा है वो हाईली इलास्टिक। याद कीजिएगा जब मैंने आपको मोनोपोली पढ़ाया था तो यहां लिखा हुआ था नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व था वो लेस इलास्टिक था। बट यहां कैसा है? हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। सर हाईली इलास्टिक होने का मतलब? बेटा हाईली इलास्टिक होने का मतलब यह है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा और ज्यादा आएगा। तो इसके दो फीचर्स हैं, एक तो हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब यह कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट चाहता है कि उसका बटर चिकन ज्यादा बिके तो वो प्राइस कम करके ज्यादा बेच सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के प्रोडक्ट से लगभग मिलता जुलता 19-20 का फर्क है, तो डिमांड हाईली इलास्टिक रहेगी। हाईली इलास्टिक का मतलब ये कि अगर किसी रेस्टोरेंट ने 1+1 मोमोज का ऑफर लगा दिया कि एक मोमोज खरीदो दूसरा मोमोज फ्री, तो उसकी क्वांटिटी में थोड़े से प्राइस कम करने पर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो लगभग मिलता जुलता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में सिखाया था मैंने आपको बताया था फ्री एंट्री एंड एग्जिट में क्या होता है। लॉन्ग रन में अगर देखा जाए, मतलब शॉर्ट रन में देखा जाए, अगर अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो एंटर करेंगे फर्म्स। याद है ना मैंने बताया था, डोमिनोज का एग्जांपल दिया था कि अगर अबनॉर्मल प्रॉफिट है, जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट है, तो और लोग आ जाएंगे मार्केट में और प्रॉफिट खा जाएंगे वो। सिमिलरली अगर लॉस हो रहा है तो कुछ लोग एग्जिट करेंगे। तो शॉर्ट रन में एंट्री भी होगी और एग्जिट भी होगी, बट लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम तब होगा व्हेन देयर विल बी नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि कोई जरूरत से ज्यादा नहीं कमाएगा, कोई जरूरत से कम नहीं कमाएगा। ऐसे हर चीज में होता है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे ना एक कोर्स आया, जैसे एमबीए की अगर मैं बात कर लूं तो पहले बहुत कम एमबीए थे, सैलरीज बहुत ज्यादा थी, अब बहुत ज्यादा लोगों ने एमबीए करना शुरू कर दिया, सैलरीज कम हो गई। अब एक टाइम पर जब लोग एमबीए करना बंद कर देंगे तो फिर से इनकी सैलरीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा चलता रहता है, बट लॉन्ग रन में देयर विल बी नॉर्मल प्रॉफिट। जितनी सैलरी मिलनी चाहिए सिर्फ उतनी ही मिलेगी, ना ज्यादा और ना ही कम। प्राइस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है क्योंकि सबका प्रोडक्ट अलग है तो प्राइस भी अलग होगा, क्योंकि इनमें आपस में कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं है। कहने का मतलब ये
कि ए अपने बटर चिकन का प्राइस जो मर्जी चाहे वो रखे, बी अपने बटर चिकन अगर बनाता है तो जो मर्जी प्राइस रखे, सिमिलरली सी अपने बटर चिकन का जो मर्जी प्राइस रखे, डी बटर चिकन का प्राइस जो मर्जी रखे और ई भी बटर चिकन का प्राइस जो मर्जी रखे। इनमें आपस में कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है। सिमिलरली एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ये सारे लोग इंडिपेंडेंटली अपना प्राइस डिसाइड करते हैं कि हमें क्या प्राइस चार्ज करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी एक पेट्रनेज है, अपनी एक लॉयल्टी कस्टमर बेस है जो कि इन्हीं का प्रोडक्ट खरीदेगा। हाँ जी, और फिर एक पॉइंट होता है हाई सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। यहां पर ह्यूज खर्चा किया जाता है बेटा एडवर्टीजमेंट पे, बहुत खर्चा। क्यों? क्योंकि यहां पर ना सबका प्रोडक्ट मिलता जुलता है, इसी वजह से हर कंपनी लगी रहती है ये बताने में कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा बेहतर है, तो आप हमारा ही प्रोडक्ट लीजिए। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है दोस्त। ठीक है सर, ये बात समझ आती है। आगे चलते हैं। अब आगे जो मार्केट है वो ओलिगोपोली है। सर ये ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यानी कि खरीदने वाले तो बहुत सारे बेशुमार है, बट बेचने वाले कुछ गिने चुने ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। इसीलिए यहां लिखा हुआ है फ्यू। अब क्योंकि गिने चुने लोग हैं इसलिए हर किसी का प्रोपोर्शन जो होगा मार्केट में वो बहुत बड़ा होगा। एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं पूरी मार्केट है, अगर इस मार्केट को मैं 3 लोगों में बांट दूं तो हर किसी के पास इतना इतना शेयर आएगा, 1/3, 1/3, 1/3। बट वहीं अगर एक ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, मतलब 10, 20, 30 हजार सेलर हैं, तो हर किसी के पास सिर्फ इतना 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 प्रोपोर्शन आएगा, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं आएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेलर्स कम हो जाते हैं हर किसी का प्रोपोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है। नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाते हैं तो हर किसी का मार्केट में जो दबदबा है वो कम हो जाता है। एग्जांपल देता हूं, अगर एक होलसेल मार्केट में सिर्फ 3 ही दुकानें हैं तो उनका दबदबा बहुत ज्यादा होगा, उनका जो कंट्रोल होगा मार्केट में, उनका जो शेयर होगा मार्केट का वो बहुत बड़ा होगा। बट अगर वहीं पर ही 100-150 दुकानें या 200 दुकानें हैं तो हर किसी का जो कंट्रोल है मार्केट पे वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है बेटा, फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। खरीदने वाले अनेक बट बेचने वाले कुछ गिने चुने, और मार्केट पे फुल कंट्रोल रखने वाले लोग। दूसरा है होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट वो होता है जब कंपनीज आपस में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता होता है, एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट वो होता है जहां पर हर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। सर एग्जांपल दीजिए। हाँ, इनका एक डिफरेंस हम लोगों को पढ़ना भी है, वो होता है होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का डिफरेंस। इसको बेटा हम लोग प्योर ओलिगोपोली भी बोलते हैं या परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोलते हैं। सिमिलरली इसको हम लोग इम्प्योर या फिर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोलते हैं। यहां पर एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का निर्माण किया जाता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को बनाया जाता है। यहां पर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को बनाया जाता है, हेंस दे गेट देयर नेम फ्रॉम द गुड्स दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दीज मार्केट्स। अब यहां पर प्राइस से फर्क पड़ता है, प्राइस से इफेक्ट पड़ता है बाकी प्रोड्यूसर्स को। यहां पर प्राइस ना डिफरेंशिएटेड चार्ज कर सकते हो, तो यहां पर ना इफेक्ट नहीं पड़ता। सर क्यों नहीं पड़ता? एग्जांपल दीजिए, बताता हूं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल का। अब अगर आप पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप से डलवाएंगे तो एक स्टेट के अंदर हर पेट्रोल पंप का प्राइस सेम होगा, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम है, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। बट अगर आप एसी खरीदने के लिए जाएंगे तो ओ जनरल का एसी लेंगे अलग प्राइस होगा, वीडियोकॉन का एसी लेंगे अलग प्राइस, वोल्टास का एसी लेंगे अलग प्राइस, और एलजी का एसी लेंगे तो अलग प्राइस होगा, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सिमिलरली नूडल्स आते हैं, जो इंस्टेंट नूडल्स आते हैं, मैगी हो गए, टॉप रैमन हो गए, वाई वाई हो गए, ऐसे पतंजलि के भी नूडल्स आते हैं, सनफीस्ट के भी नूडल्स आते हैं, क्योंकि सबका टेस्ट जो है एक दूसरे से अलग है, इस वजह से उनका प्राइस भी अलग होता है। ऐसे अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो लगभग आपको सारी कंपनियों का सीमेंट बिल्कुल सेम दिखेगा, अलग से मैन्युफैक्चर तो करना नहीं होता है इसे, तो इस वजह से इनका प्राइस भी लगभग सेम ही होगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम की बात करूं, स्टील की बात करूं, इन सबका प्राइस आपको लगभग सेम मिल जाएगा। तो होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ये होते हैं। तीसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। याद है बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट मैंने मोनोपोली में दिखाया था, आपको बताया था कि क्या होता है। बिल्कुल सेम पॉइंट यही है
कि और फर्म्स को एंटर नहीं करने दिया जाता क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। बताया था ना, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको वहां बताए थे। प्राइस रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि कंपनीज जो है ये प्राइस पर फाइट नहीं करती हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने प्राइस पर फाइट करा तो फायदा कंज्यूमर्स का होगा। तो एक एग्जांपल देता हूं आपको, डुओपोली। सर डुओपोली क्या होता है? ये ओलिगोपोली की एक ऐसी टाइप होती है जहां पर 2 सेलर्स होते हैं। सर ओलिगोपोली होती कब है? बेटा ओलिगोपोली उसे बोलते हैं जहां पर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 सेलर्स होते हैं, यानी कि गिने चुने सेलर जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो एक बहुत ही फेमस डुओपोली का एग्जांपल है कोक एंड पेप्सी। ऐसे ही एयरबस एंड बोइंग, ये भी एक हमारी डुओपोली का एग्जांपल है। एयरबस एंड बोइंग एरोप्लेन्स बनाती हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरोप्लेन्स इन्हीं के ही बिकते हैं। कट थ्रोट कंपटीशन होता है, प्राइस रिजिड रखते हैं, प्राइजेस पर फाइट नहीं करते क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने प्राइजेस पर फाइट करी, कोक एंड पेप्सी भी यही सोचती है कि यार अगर तू 10 की रख रहा ना, मैं भी 10 की रखूंगा, क्योंकि क्या होगा, मैं 9 की करूंगा, तू भी 9 की कर देगे, 8 8 7 7, फायदा किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर तो हंस रहा होगा, खुश हो रहा होगा कि अच्छी बात है, लड़ाई करें, सर फोड़े एक दूसरे का और मेरे को चीज सस्ती मिले। यही तो हुआ जियो के आने से। जब जियो आया तो उसने क्या करा, सब कंपनीज जो है, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, टाटा, ये सारे लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बहुत हाई प्राइस चार्ज कर रहे थे और सब लोग लगभग सेम प्राइस चार्ज कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक ने प्राइस कम करा, कर तो सकते थे, बट अगर एक ने भी करा बाकी भी कर देंगे। फायदा किसका? कंज्यूमर का। जियो आया, जियो ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम ऊपर से शुरू कर रहे हो, मैं नीचे से शुरू करूंगा, तुम प्राइस घटाओगे ना, मैं प्राइस बढ़वाऊंगा, देखना, बट मैं आकर तुम्हारे प्राइसेस जरूर गिरवाऊंगा। जियो आया, उसने रॉक बॉटम प्राइसेस कर दिए, बिल्कुल फ्लोर पर ले आया प्राइसेस। अब बाकी कंपनीज को भी मजबूरी में प्राइसेस को कम करना पड़ा, तो उस केस में प्राइस रिजिडिटी वायोलेट हो गई थी, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वहां पर सेटिस्फाई नहीं हुआ था। बट थोड़े समय बाद जब सारी कंपनी सेटल हो गई तो सब लोगों ने अपने जो प्लान्स थे वो लगभग सेम कर दिए। अब वो लोग प्राइस रिजिडिटी फॉलो कर रहे हैं। तो प्राइस रिजिडिटी का मतलब होता है कि लगभग सेम प्राइस चार्ज करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहां पर इंटरडिपेंडेंस बहुत होती है, जो 7th पॉइंट लिखा है मैंने, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक कंपनी क्या कर रही है इसका फर्क डायरेक्टली दूसरी कंपनी पर पड़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स बहुत कम है। तो वही एग्जांपल हो गया ना कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर 100-200 लोग हैं, कंपीट कर रहे हैं, 100-200 दुकानदार हैं, तो एक क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, दूसरा क्या चार्ज कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, इतनी इंटरडिपेंडेंस नहीं है। बट अगर यही 2 या 3 लोग होते तो बहुत फर्क पड़ता है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है। हाँ जी, आगे, क्योंकि यहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है तो यहाँ पर जो सेलिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है, यानी कि एडवर्टीजमेंट का बहुत खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि हर कंपनी को ये बताना होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाजू वाली कंपनी से बहुत ज्यादा बेहतर है, आप यूज कीजिए और बताइए हमें। तो यहाँ पर अलग अलग बेनिफिट्स देती हैं कंपनीज, बताती हैं कि अगर आप यूज करोगे आपको हम कुछ बोनस दे देंगे, कोई लकी कूपन दे देंगे, आपको ट्रिप पर भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बताने में लगी रहती है। आपने देखा ही होगा ना, मैगी, सनफिश, ये सब कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालते रहते हैं। कोक एंड पेप्सी करता रहता है ऐसे कि अगर आपने ढक्कन के नीचे वाला कोड मैसेज करा तो आपको हो सकता है 1 लाख का जैकपॉट मिले, या फिर रणबीर कपूर से मिलने का मौका, SRK से मिलने का मौका। ऐसे करके ये लोग अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं। 6th पॉइंट होता है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, कि यहाँ जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब यहाँ पर डिमांड कर्व बनाना बहुत मुश्किल है। सर बहुत मुश्किल क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ ना फर्म्स का एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। यहाँ ना फर्म्स का ग्रुप बिहेवियर होता है। ग्रुप बिहेवियर का मतलब अगर सब प्राइसेस कम कर रहे हैं फिर सब प्राइसेस कम ही करते हैं, अगर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं। बट अगर उनमें से अगर किसी एक पर्सन ने कुछ उल्टा करने की कोशिश करी तो बाकी फर्म्स भी उसका जवाब देंगी। अब होता क्या कि अगर एक ने प्राइस कम करा, दूसरे ने भी करा, तीसरे ने भी करा, चौथे ने भी करा, अब पहला वाला कुछ और करेगा, वो बोलेगा मैं प्राइस और कम कर देता हूं। तो द डिमांड कर्व कीप्स ऑन शिफ्टिंग, डिमांड कर्व शिफ्ट होता रहता है, जिसकी वजह से यहां पर डिमांड कर्व डिटरमिन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व लिखा है। ऑल्दो जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि यहां पर किंग्ड डिमांड कर्व बनाया जाता है। सर ये किंग्ड डिमांड कर्व क्या होता है? क्योंकि हमारे कोर्स की बात नहीं है इसलिए मैं डिटरमिन नहीं करूंगा, मैं आपसे इसकी बात नहीं करूंगा, तो बड़े होकर आपको ये पढ़ाया जाएगा किंग्ड डिमांड कर्व। तो अभी के लिए हम तो यही मानकर चलेंगे कि डिमांड कर्व जो है वो इनडिटर्मिनेट है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक्शन रिएक्शन ऑफ द फर्म्स कीप्स ऑन गोइंग एवरी टाइम। ठीक है सर, एक टाइप की ओलिगोपोली के बारे में बताता हूं आपको, कोल्यूसिव वर्सेस नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। बेटा कोल्यूसिव ओलिगोपोली
एक ऐसी ओलिगोपोली होती है जहां पर सेलर जो हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, यानी कि सेलर्स टेक प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन टुगेदर, मिलजुल कर प्राइस डिसाइड करते हैं, मिलजुल कर क्वांटिटी भी डिसाइड करते हैं कितनी बेचनी है। यहां पर दे टेक दीज डिसीजन इंडिपेंडेंटली, किसी से पूछते नहीं है, किसी से सलाह नहीं करते, अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करते हैं। इसी वजह से, क्योंकि यहां पर सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसे कोऑपरेटिव ओलिगोपोली बोला जाता है। क्योंकि यहां पर एवरीबडी फॉर हिमसेल्फ है, इसलिए इसे कंपेटिटिव ओलिगोपोली बोला जाता है। यहां पर मेन एम होता है टू मैक्सिमाइज इंडस्ट्रीज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज इंडस्ट्रीज प्रॉफिट, इंडस्ट्री के प्रॉफिट को बढ़ाने की होड़ होती है। यहां पर होता है टू मैक्सिमाइज इंडिविजुअल प्रॉफिट, सिर्फ अपने प्रॉफिट की पड़ी होती है। सर एग्जांपल तो दे दो। हाँ बेटा एग्जांपल आ रहा है जल्दी। तो एग्जांपल लीजिए ओपेक, यहां पर आप एग्जांपल लीजिए कोक एंड पेप्सी। कोक एंड पेप्सी ना इंडिविजुअली प्राइस डिसाइड करती है, बट सर उनका प्राइस तो सेम होता है। बेटा सेम होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपस में बातचीत करके प्राइस डिसाइड करा है, ऐसा नहीं है। डिसाइड इंडिविजुअली करा है कि तू अपना डिसाइड कर, मैं अपना डिसाइड करूंगी, जितनी तेरे को बेचनी है तू बेच, जितना मेरे को बेचना है मैं बेचूंगा। कोई सॉफ्ट ड्रिंक एसोसिएशन अलग से नहीं बना रखी इन्होंने कि हम मिलकर प्राइस डिसाइड करेंगे, अपना डिसाइड करते हैं। कभी कभार एक आधा रुपया ऊपर नीचे भी होता है और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब सर ये ओपेक क्या है? ओपेक के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो बात है कुछ 1970s की, तो उस समय ना कुछ 5 कंट्रीज थी जिनके पास ना पूरी दुनिया का 80% ऑयल रिजर्व था। आपको पता ही है ना ऑयल कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके पास 80% ऑयल रिजर्व था। अब हुआ ये कि ना ये लोग, ये 5 कंट्रीज ए बी सी डी ई, ये ना आपस में ना लड़ाई करती थी। सर लड़ाई क्यों करती थी? कंपटीशन करती थी। जैसे मान लेते हैं इंडिया को ऑयल लेना है, तो इंडिया गया ई के पास, इसने बोला $10, इसके पास गया, इसने बोला भाई साहब मेरे पास आओ, मेरे पास $9, इसने बोला $8, इसने बोला $7, इसने बोला $6। ऐसे कर करके आपस में कंपटीशन कर रहे थे। फिर एक दिन एक समझदार इंसान आया, उसने इनको समझाया कि यार तुम पागल हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास एक ऐसा एसेट है जो कि सबसे ज्यादा तुम्हारे पास ही और पूरी दुनिया में है नहीं, और पूरी दुनिया को ये चाहिए भी, तो तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? तुम ना अपनी एक एसोसिएशन बनाओ, इसका नाम रखो ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और अब ना तुम एक प्राइस डिसाइड करो, लेट्स सपोज $20। अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ए के पास जाए, बी के पास जाए, सी के पास जाए, डी के पास जाए या ई के पास जाए, हर कोई कितना चार्ज करेगा? $20। इससे क्या हुआ, इन सब कंट्रीज ने बहुत पैसा कमाया और धीरे धीरे करके दे वर एबल टू रेज देयर प्राइजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इन्हें पता लगा यार एकता में शक्ति है, क्यों हम अलग अलग रहे, हम लोग मिलजुल कर प्राइस डिसाइड करेंगे, मिलजुल कर क्वांटिटी भी डिसाइड करेंगे। इसीलिए ये एक कोल्यूसिव ओलिगोपोली का एग्जांपल है। ऐसे आपने अमूल के बारे में सुना होगा कि उसमें बहुत सारे डेयरी फार्मर्स थे जो कि पहले अलग अलग मिल्क बेचने के लिए जाते थे। अब इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, अपनी एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम रखा अमूल। अब ये मिलकर सामान बेचते हैं और इनको अब ज्यादा फायदा होता है एज कंपेयर टू पहले जब ये आपस में एक दूसरे के कंपटीशन में सामान बेचते थे। आई होप ये बात समझ आती है। तो जरा एक बारी मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, ये जरा टेबल देखिएगा, ये मैंने कंपैरिजन सबका लिखा हुआ है जो जो मैंने आपको फीचर्स पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली का एक डिफरेंशिएशन टेबल बनाया हुआ है मैंने। तो कभी कभार क्या होता है कि आपके टीचर्स आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंसेस लिखो या मोनोपोली और ओलिगोपोली में डिफरेंसेस लिखो, तो ये टेबल एज इट इज आपको वहां पर हेल्प करेगा। अभी का जो लास्ट टॉपिक है वो जरा ध्यान से समझिएगा कि क्या है। तो अब मैं आपको सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक बताने जा रहा हूं कि यहां पर जो इनके रेवेन्यू कर्व्स हैं वो कैसे होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो रेवेन्यू कर्व होता है, एआरएमआर कर्व जो होते हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, यानी कि वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। सर परफेक्टली इलास्टिक क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर प्राइस कौन डिटरमिन करता है बेटा? इंडस्ट्री, एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। ध्यान रखना, यहां पर फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, फर्म्स प्राइस टेकर। बट इन तीनों को इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोला जाता है। तो यहां पर जो फर्म्स होती हैं
वो प्राइस मेकर फर्म्स होती हैं, वो खुद से प्राइस डिसाइड कर सकती हैं, यानी कि ओलिगोपोली भी अगर मैं इंक्लूड कर दूं वो भी इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है, अपनी मर्जी का प्राइस चार्ज कर सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई अलग से इंडस्ट्री नहीं है जो उनको बताए कि तुम्हें क्या प्राइस चार्ज करना है। मोनोपोली में जो मैंने आपको AR और MR कर्व्स बताने हैं वो ऐसे दिखते हैं, यानी कि वो लेस इलास्टिक होते हैं। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब, डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब इन ऑर्डर टू सेल मोर प्राइस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। और सर लेस इलास्टिक क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करो तो यहां पर जो AR MR है वो होते तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का मतलब इन ऑर्डर टू सेल मोर, अगर ज्यादा सामान बेचना है प्राइस कम करना पड़ेगा, बट यहां पर होता है हाईली इलास्टिक। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। तो हमारा जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। कृपा करके नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए अगली वीडियो के साथ मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर।